वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए पाठ पहलवान की ढोलक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप 15 मार्च के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के 90 प्लस मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हम बहुत ही अच्छे किस्से तरीके से करेंगे और लास्ट में मैं सारी वीडियो की एक प्ले लिस्ट बना दूंगा और टाइम से बना दूंगा और लास्ट में मैं PYQ क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी मैं आपको इन वीडियोस में जो ये चल रही हैं इनमें मैं आपको NCERT के क्वेश्चन करा रहा हूं। ढंग से समझिए। इससे पहले हमने भक्तिन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करे, फिर बाजार दर्शन के करे, फिर काले मेघा पानी दे के करे और आज पहलवान की ढोलक के कर रहे हैं। लेकिन ये NCERT के क्वेश्चन है। लास्ट में मैं आपके लिए PYQ लेके भी आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी हम पहले NCERT के निपटा लेते हैं और थोड़ा चैप्टर को डिटेल में भी समझेंगे क्योंकि NCERT से ही ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ घुमा के भी आएंगे तो वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। पहलवान आपको पता ही है पहलवान किसे कहते हैं, ठीक है, और ढोलक भी आपको पता ही है, ठीक है। तो पहलवान की ढोलक पाठ का नाम है और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। आपने याद रखना है चैप्टर का नाम है पहलवान की ढोलक और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अब पहलवान की ढोलक क्या है? ये एक कहानी है। पहलवान की ढोलक जो पाठ है ये एक कहानी के फॉर्म में लिखा गया चैप्टर है। क्लियर हो गई? अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? अब देखिए, बात पहलवानी की हो रही है तो कुश्ती, ठीक है, और यहां पर लुट्टन है। लुट्टन इस पार्ट का जो है वो मेन कैरेक्टर है। लुट्टन कुश्ती करता था, ठीक है, और जो लुट्टन था ना वो ढोल की आवाज सुनकर उसके अंदर ना एक जोश भर जाता था क्योंकि जैसे ढोल बजता था ना तो लुट्टन एकदम उत्साहित हो जाता था। उसके अंदर एक स्फूर्ति आ जाती थी, एक नयापन, एक ताजापन आ जाता था, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? सबसे पहले देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछा है। कुश्ती के समय यानी कुश्ती के टाइम ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल है? मतलब जब ढोल की आवाज बजती है ना तो लुट्टन जो कुश्ती के टाइम पे दाव पेच लगाता है उन दोनों में क्या कनेक्शन है? मतलब तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं कि जैसे ढोल बजता था ना तो ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन के अंदर एक जोश पैदा हो जाता था। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती थी। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दाव पेच लगाता था। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दाव पेच काटता था। और आप पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम पॉइंट में लिखेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? अरे भाई ऐसा क्यों होगा, आप पॉइंट में लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच। दाव पेच समझते हैं आप? कुश्ती दांव पेच का खेल होता है। जैसे मैंने उसको पटक दिया, उसने मुझे पटकने की कोशिश की, मैंने उसका पेच दांव पेच काट के मैं बाहर निकल गया, यही तो कुश्ती होती है। और पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द का क्या मतलब है इसको समझिए। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द का मतलब है जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो चैप्टर में ना ढोल के कई सारे साउंड लिखे हुए, जैसे चटाक चटधा, चटाक चटधा, गिड़धा गिड़धा, आपको ढोल के ना अलग अलग साउंड दिखेंगे। तो पाठ में जो ये साउंड वाले शब्द आए और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, मतलब ये ढोल की आवाज जो है ना वो आपके दिल में कैसा, आपको कैसा फील होता है ढोल की आवाज सुनकर? तो ये दो प्रश्न है, दो प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछे गए। पहला तो कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या बैलेंस है, क्या तालमेल है, और दूसरा ढोल की आवाज सुनकर आपको कैसा फील होता है, मतलब, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखिए, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन अपने दाव पेच लगाता था। मैंने इतने इजी पॉइंट बनाए ना कि आप एक वर्ड चेंज करेंगे ना आपके पूरा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। देखिए, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन अपने दाव पेच लगाता था। दूसरा, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन अपने दाव पेच बदलता था। देखो, पहले वर्ड में, पहले सेंटेंस में लगाता था, दूसरे में है बदलता था। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन जोश में आ जाता था। चौथा, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन की शक्ति बढ़ जाती थी। तो देखिए 4-5 पॉइंट क्या है। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दाव पेच लगाता था, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दाव पेच बदलता था,
ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन के शरीर में जोश पैदा हो जाता था। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन की शक्ति बढ़ जाती थी। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन को लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। कितने सारे पॉइंट मैं और भी बना सकता हूं। और इसके नीचे यह भी ऐड कर देना कि लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, यानी कि लुट्टन को किसी ने पहलवानी करनी नहीं सिखाई, वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था। और जब भी वो लड़ने जाता था पहले ढोल को प्रणाम करता था। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। एडिशनल बता रहा हूं मैं आपको कि लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था और लड़ते समय भी वो ढोल की आवाज पर ही ध्यान देता था। ठीक है, और लड़ने से पहले ढोल को प्रणाम भी करता था। ये तो बात हुई ऊपर वाले प्रश्न की कि लुट्टन के दांव पेच और ढोल की आवाज में क्या तालमेल है। अब हम बोलेंगे जो इस चैप्टर में जो ध्वन्यात्मक शब्द आए और ढोल की आवाज आपके मन में कैसे फीलिंग जगाती है। तो आप लिखेंगे ढोल की आवाज सुनकर हम भी जोश में आ जाते हैं और हमारे शरीर में भी एक स्फूर्ति या ताजगी पैदा हो जाती है। बस हो गया दोनों प्रश्न के आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। अब जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे पहले लुट्टन का जीवन बहुत दुखदाई था। छोटे में उसकी मां बाप मर जाते हैं तो उसका जीवन बहुत सैड था। लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब वो पहलवानी जीतता है, उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वहां का जो राजा था वो खुश होकर लुट्टन को अपने दरबार में रख लेता है। उसको कपड़े भी देता है, खाने के लिए देता है। ठीक है, तो उसको राज दरबार में रख लेता है वहां का राजा। फिर एंड में क्या होता है, एंड में फिर लुट्टन को राज दरबार से निकाल दिया जाता है। तो उसकी लाइफ ना चेंज होती रहती है। बचपन में बहुत खराब रहती है, फिर जब वो बड़ा होता है उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, फिर एंड में फिर खराब हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिए लुट्टन के जीवन पर कब कब किस मोड़ पर क्या क्या चेंजेस आए। देखिए लुट्टन जब छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इतना क्लियर हो गया। लुट्टन जब छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये तो पहला चेंज हो गया कि जब वो छोटा था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी विधवा सास ने उसको पाला। उसकी शादी बचपन में ही हो गई होगी, तो उसकी जो सास थी ना, सास कहते हैं उसकी पत्नी की मां को, तो उसकी सास ने ही, विधवा सास ने लुट्टन को पाला। अब लुट्टन ने पहलवान बनने की क्यों सोची, मैं आपको इसके अंदर एक और प्रश्न का जवाब दे देता हूं कि लुट्टन ने पहलवान बनने की ही क्यों सोची। तो क्या हुआ था, जब ये छोटा था ना, इसके मां बाप मर गए थे, तो इसकी सास विधवा थी, तो विधवा सास ने ही लुट्टन को पाला। अब क्या था, जो गांव के लोग थे ना वो उसकी सास को परेशान करते थे, क्योंकि उसका पति तो था नहीं, वो विधवा थी, तो गांव के लोग उस पर बुरी नजर रखते थे, उसको परेशान करते थे। तब लुट्टन को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन तब वो छोटा था तो वो गांव वालों से लड़ तो सकता नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं बड़े होकर पहलवान बनूंगा और तब इन सबसे बदला लूंगा। तो ये उसकी सोच थी कहीं ना कहीं। समझ गया, मैंने एक और क्वेश्चन का आंसर ऐड कर दिया इसमें। तो अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं कि कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या चेंजेस आए। तो जब वो छोटा था उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी विधवा सास ने उसको पाला, पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड, उसने दंगल में चांद सिंह को हराया। चांद सिंह ही वो पहलवान है जिसको लुट्टन ने हराया था। उसने दंगल में या कुश्ती में चांद सिंह को हराया और राजा ने खुश होकर उसको राज दरबार में रख लिया। ये उसकी लाइफ का अच्छा मोमेंट आ गया। बचपन में तो उसके मां बाप की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और उसकी विधवा सास ने उसको पाला। ये पहला मोड़। दूसरा, जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक बार कुश्ती में चांद सिंह पहलवान को हरा दिया और राजा ने खुश होकर उसको अपने यहां रख लिया, तो उसका जीवन बदल गया। तीसरा, जब राजा का बेटा आया तो उसने लुट्टन सिंह को दरबार से हटा दिया। अब यहां से भी प्रश्न आता है कि लुट्टन की दुर्गति का क्या कारण था। दुर्गति का मतलब होता है बुरी स्थिति, कि लुट्टन की बुरी स्थिति का क्या कारण था। मैं आपको फिर से एक और प्रश्न एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लुट्टन की बुरी स्थिति क्या हो जाती है। देखिए, जब राजा मर जाता है ना तो उसका बेटा विदेश से आता है। जब राजा मर जाता है तो उसका बेटा विदेश से आता है और वो ना कुश्ती दंगल, मतलब जो कुश्ती था, इस गेम को खत्म कर देता है, क्योंकि वो फॉरेन से आया था, विदेश से आया था, तो उसको कुश्ती वगैरह पसंद नहीं था। तो वो कुश्ती को बंद करके घोड़े रेस को ले आता है। ठीक है, घुड़दौड़ कहते हैं जिसको हम, घोड़ों की दौड़ को ले आता है। तो वो फिर कहता है यार इस लुट्टन को यहां क्यों रखा है, इसका क्या काम, क्योंकि हम तो दंगल करवा नहीं रहे, तो इस लुट्टन को निकालो, हम इस पर इतना खर्चा क्यों करें। समझ रहे हो आप। तो उसकी दुर्गति का यही कारण था कि जब राजा का बेटा आता है तो वो दंगल को बंद करवा देता है, कुश्ती को बंद करवा देता है और उसकी जगह में घोड़ों की रेस ले आता है। तो जिससे लुट्टन की स्थिति फिर से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि उसको राज दरबार से निकाल देते हैं। अब राजा तो था नहीं भाई कि आगे देखो।
फिर क्या होता है, लास्ट में पेट भरने के लिए लुट्टन के बेटों को भी मजदूरी तक करनी पड़ती है। अब लुट्टन को जब दरबार से निकालते तो उसके बेटों को भी दरबार से निकाल देते और तब सबके सबको मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये उसकी लाइफ के मोड़ है भाई। जब वो बचपन में उसके माँ बाप की मौत हो गई थी और गांव के लोग जो है उसकी सास को परेशान करते थे, तब वो पहलवान बनने की सोचता है। दूसरा, जब वो कुश्ती में चांद सिंह को हरा देता है तो राजा उसको खुश होकर अपने दरबार में रखता है और उसका जीवन बदल जाता है। उसको अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है, उसके बेटों को भी दरबार में रख दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब राजा का बेटा आता है तो वो दंगल को बंद करवा देता है, कुश्ती को बंद करवा देता है और उसकी जगह घोड़ों की दौड़ को ले आता है। ठीक है, तो फिर वो लुट्टन को भी दरबार से निकाल देता है और उसके बेटों को भी, और उनकी स्थिति फिर से खराब हो जाती है। बस जी, ये उसके लाइफ चेंजिंग मोड है। अगला है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। ये मैं आपको पहले ही प्रश्न में बता चुका हूं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों बोला कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है बल्कि यही ढोल है। तो मैंने आपको बताया था, इसमें वही पॉइंट लिखने आपने कि लुट्टन का कोई गुरु नहीं था। लुट्टन पहलवान को किसी ने पहलवानी करना नहीं सिखाया, वो तो ढोल को ही अपना गुरु मानता था और लड़ने से पहले भी क्या करता था, ढोल की आवाज पर ही ध्यान देता था, ढोल को प्रणाम करता था। जैसे गुरु होता है ना, जब मान लो फाइट चल रही है तो गुरु अपने शिष्य को क्या करता है, मोटिवेट करता है। ऐसे ही लुट्टन को मोटिवेट कौन करता था, लुट्टन को प्रेरित करता था ढोल की आवाज। तो ढोल ही तो उसका सच्चा गुरु हो गया। क्वेश्चन आ सकता है, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई लुट्टन का गुरु ढोल था? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन अपने दांव पेच लगाता था। इसमें आप फिर से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ऐड कर देना। वही है, देखो, ढोल की आवाज सुनकर ही उसने पहलवानी सीखी थी। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन के शरीर में जोश पैदा हो जाता था, ढोल की आवाज सुनकर उसकी शक्ति बढ़ जाती थी, ढोल की आवाज सुनकर वो दांव पेच लगाता था, ढोल की आवाज सुनकर वो दांव पेच बदलता था, है ना। तो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें फिट बैठता है। वही है कि ढोल को ही क्यों कहा है उसने कि मेरा गुरु है, क्योंकि भाई वो ढोल की आवाज सुनकर ही दांव पेच लगाता था, ढोल की आवाज सुनकर दांव पेच बदलता था, ढोल की आवाज सुनकर उसके शरीर में जोश पैदा हो जाता था, ढोल की आवाज सुनकर वो प्रेरित हो जाता था, ढोल की आवाज सुनकर उसको लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। और लड़ने से पहले वो हमेशा ढोल को ही प्रणाम करता था और ढोल की आवाज ही उसके लिए गुरु का काम करती थी। अगला है, गांव में महामारी फैलने। अब गांव में बाद में क्या होता है, जब लुट्टन को राज दरबार से निकाल देते हैं ना, तो उस गांव में ना महामारी फैल जाती है, हैजा फैल जाता है, लोग मरते रहते हैं, लोगों की इतनी खराब कंडीशन हो जाती है ना। तो गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बाद भी लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? प्रश्न समझिए कि जब गांव में महामारी फैल गई थी ना और लुट्टन के बेटों की भी बाद में डेथ हो जाती है, बेचारे उनको भी खाना नहीं मिलता और ऊपर से महामारी उनको भी लपेट लेती है अपनी चोट में। ठीक है, तो जब गांव में महामारी फैल जाती है और लुट्टन के बेटों की मृत्यु भी हो जाती है, तो फिर भी वह लुट्टन ढोल क्यों बजा रहा है? तो आप लिखेंगे, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजा रहा था क्योंकि, देखिए, आधा ये वाला पॉइंट आप ऊपर से ही लिख देना, इससे थोड़ा आंसर बड़ा हो जाता है। देखिए, गांव में महामारी फैलने, ये सब प्रश्न में लिखा हुआ है कि लुट्टन ढोल क्यों बजाता था, तो आपने लिखना है इसलिए बजाता रहा होगा क्योंकि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढोल की आवाज सुनकर लोगों में उत्साह पैदा हो जाता था। अब तुम बोलोगे, सर ढोल की आवाज सुनकर लोगों में क्या उत्साह पैदा हो रहा है? तो ढंग से समझिए, लोग ये सोचते थे कि यार इसके बच्चे अभी अभी मरे और ये इंसान तब भी ढोल बजा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी एक क्या मिलती थी, बीमारी से लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे लुट्टन ढोल बजा रहे लोग ठीक हो जा रहे, उनकी बीमारी ठीक हो जा रही है, नहीं। लोग ये सोचते थे कि यार इसके बेटे मर गए लेकिन फिर भी ये ढोल बजा रहा है, तो लोगों को एक उत्साह आता था, मतलब एक प्रेरणा मिलती थी बीमारी से लड़ने की। तो आप लिखोगे, ढोल की आवाज सुनकर लोगों में उत्साह पैदा होता था, ढोल की आवाज सुनकर लोगों को लड़ने की शक्ति मिलती थी बीमारी से, ढोल की आवाज सुनकर क्या है, लोगों के अंदर एक संजीवनी शक्ति बढ़ जाती थी। संजीवनी शक्ति का मतलब होता है, मतलब जैसे कि लोगों के अंदर एक जीने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जब लुट्टन के दोनों बेटे मर जाते हैं तो लुट्टन तब भी हार नहीं मानता। आपने ना स्टोरी लिखनी है। ठीक है, वहां पे जब लुट्टन के बेटे मर जाते हैं, है ना, और गांव में महामारी भी फैल जाती है, तो लुट्टन फिर भी हार नहीं मानता है, वो लगातार ढोल बजाता रहता है और लोगों को प्रेरित करता रहता है। फिर लिखना, ढोल की आवाज सुनकर लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो जाता था, ढोल की आवाज सुनकर लोगों की जीने की शक्ति बढ़ जाती थी, ढोल की आवाज लोगों के लिए एक संजीवनी शक्ति का काम करती थी। कई बार वो प्रश्न में क्या दे देंगे, ढोल
की आवाज संजीवनी शक्ति का काम करती थी कैसे? तो इसमें भी यही लिखने है, आपने पूरी यही स्टोरी लिखनी है कि ढोल की आवाज सुनकर लोगों को मरने की क्या एक मतलब जीने की ताकत मिलती थी, ढोल की आवाज सुनकर लोगों को मरने में आसानी होती थी, ढोल की आवाज सुनकर लोग प्रेरित होते थे, ढोल की आवाज सुनकर लोगों के अंदर जोश पैदा हो जाता था, है ना। और लोग सोचते थे कि लुट्टन के बेटे मर गए, फिर भी वो ढोल बजा रहा है तो हमको भी हार नहीं माननी है। तो ये आप हिंदी है, आप अपनी मर्जी से लिखिए। अगला है, ढोल की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? मैं भी बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन हो गया, अलग तरीके से पूछ लिया। ढोल की आवाज का भाई पूरे गांव पर क्या असर होता है? वही ढोल की आवाज सुनकर लोगों में उत्साह पैदा हो जाता था, लोगों से बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती थी, लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो जाता था, लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा हो जाता था, है ना। लोग बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। बस वही सारे वही पॉइंट है, लोगों को मरने में आसानी होती थी, ये सारे वही पॉइंट है। अगला है, महामारी फैलने के बाद, यानी कि जब उस गांव में महामारी फैल जाती है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? सूर्योदय का मतलब होता है मॉर्निंग और सूर्यास्त का मतलब इवनिंग। यानी कि जब उस गांव में ना महामारी फैल गई थी ना, तो मॉर्निंग के टाइम गांव का माहौल क्या होता था और इवनिंग के टाइम के माहौल में क्या डिफरेंस है? देखिए, यह भी प्रश्न आता है कि जब गांव में महामारी फैल जाती है तो सूर्योदय के समय गांव का वातावरण कैसा होता है और सूर्यास्त के समय कैसा होता है? तो हम लिखेंगे सूर्योदय के समय क्या होता है, सुबह के टाइम गांव सूना हो जाता था, रोज 3-4 लाशें पड़ी मिलती थी और लोगों में खलबली मच जाती थी। यह मॉर्निंग का दृश्य है कि गांव सूना हो जाता है, रोज 3-3, 4-4 लाशें भी मिल रही थी, लोगों में खलबली मच गई थी, लोग डर जाते थे। और सूर्यास्त के समय क्या होता था, लोगों के चेहरे सूख जाते थे, लोग अपनी झोपड़ी में घुस जाते थे, चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता था। यह इवनिंग, रात का जब अंधेरा हो जाता है, लोग अपनी झोपड़ी के अंदर घुस जाते थे, है ना, एक सन्नाटा सा फैल जाता था, शांति फैल जाती थी, लोगों के चेहरे मतलब सूख जाते थे। और मॉर्निंग के टाइम क्या हो रहा है, मॉर्निंग के टाइम रोज 3-3, 4-4 लाशें पड़ी हुई मिल रही थी, है ना, लोग क्या है दुख प्रकट कर रहे थे। आगे बात समझ में? तो ये आप लिख सकते हैं। अब है, कहानी के अंत में लुट्टन हमारे सामने क्या प्रश्न छोड़ जाता है? अब लुट्टन तो मर गया, लेकिन वो हमारे सामने क्या प्रश्न छोड़ गया? वो हमारे सामने यह प्रश्न छोड़ जाता है कि क्या किसी व्यक्ति की लोक कला का कोई महत्व नहीं? लोक कला का मतलब होता है बेटा जो किसी पर्टिकुलर जगह पर फेमस होती है। जैसे कुश्ती है, तो कुश्ती आप देखते हो हरियाणा में बहुत फेमस है, पंजाब में बहुत फेमस है, यहां के लोग कुश्ती ज्यादा लड़ते हैं। अब मान लो आपने कठपुतली का खेल देखा होगा, पहले कठपुतली होती है ना, राजस्थान में बहुत चलता है। तो वो यही कह रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति की लोक कला का भाई कोई महत्व नहीं है? मतलब समय के साथ क्या हमको अपनी लोक कलाओं को भूल जाना चाहिए? यह प्रश्न छोड़ जाता है लुट्टन हमारे सामने कि क्या समय के साथ साथ हमें अपनी लोक कलाओं को भूल जाना चाहिए? उदाहरण दे देना इसमें, जैसे राजा का बेटा जब आता है तो वो क्या है, वो घुड़दौड़ को क्या कर देता है, ले आता है और दंगल को खत्म कर देता है, यानी कि उसने कहीं की लोक कला को खत्म कर दिया, है ना, और घोड़ों की दौड़ लिया है। तो वही है कि क्या समय के साथ साथ हमें अपनी कला को भूल जाना चाहिए? क्या लोक कलाओं का कोई महत्व नहीं होता? ये लुट्टन हमारे सामने प्रश्न छोड़ जाता है कि क्या समय के साथ साथ लोक कला को भूल जाना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति की लोक कला का कोई महत्व नहीं है? ठीक है, तो यह आप इसे और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, इसमें उदाहरण भी लिख सकते हैं आप, राजा के बेटे वाला। तो इस चैप्टर से आप मेन आंसर लिखिए, बाद में आप समरी ऐड कर दीजिए, और ज्यादा भी एक्स्ट्रा लिख के कोई फायदा नहीं है। टू द पॉइंट लिखिए आंसर, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम अभी और चैप्टर्स का भी रिवीजन लाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स आपका, ये आप पूछ लीजिए, आपको सारे कमेंट के जवाब मैं दे दूंगा। धन्यवाद।